आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। करगिल विजय दिवस पर पूरा देश अपने शूरवीरों को याद कर रहा है, उनकी शहादत को सलाम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मन की बात में करगिल की बात की। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और चीन को मैसेज देकर बताया, हमारे जाबाजों के हौसले पहाड़ से भी ऊंचे। कारगिल की जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारतीय सेना के हौसलों की जीत थी। करगिल पर आपने प्रधानमंत्री का ऑडियो संदेश सुना। अगर कोरोना नहीं होता तो प्रधानमंत्री करगिल की विजय गाथा किसी मंच से सुनाते। आपको दिखाते हैं कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को करगिल विजय की पूरी कहानी सुनाई थी। हर कोई मंच पर मौजूद था। रक्षा मंत्री थे, आर्मी चीफ थे, करगिल के वो हीरोज थे जिन्होंने 16,000 फीट की ऊंचाई पर जीत की इबारत लिखी थी। कैसे प्रधानमंत्री के एक एक शब्द ने देश का हौसला बढ़ाया था, ये आपको देखना चाहिए। यही शूरवीरों को सच्ची श्रद्धांजलि है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए न किसी के दबाव में काम होगा, न प्रभाव में और न ही किसी अभाव में। साथियों, युद्ध सरकारें नहीं लड़ती, युद्ध पूरा देश लड़ता है। उसका छल पहले की तरह फिर एक बार छल की छलनी कर दी गई। उसके छल को हमने छलने नहीं दी। एक भयंकर युद्ध जो 21 साल पहले सबसे मुश्किल हालात, सबसे विषम परिस्थितियों में लड़ा गया। जब 21 साल पहले हिंदुस्तान के परम शूरवीरों ने बताया कि ये देश विश्वास करना जानता है तो विश्वासघात का बदला भी लेना जानता है। ये कहानी उस करगिल विजय की है जिसके शौर्य को याद करके आज भी हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। रगों में लहू की रफ्तार बढ़ जाती है, शरीर में सिहरन आ जाती है। करगिल विजय दिवस के इस अवसर पर आज हर देशवासी शौर्य और राष्ट्र के लिए समर्पण की एक प्रेरणादायक गाथा को स्मरण कर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी शूरवीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने कारगिल की चोटियों से तिरंगे को उतारने के षड्यंत्र को असफल किया, अपना रक्त बहाकर जिन्होंने सर्वस्व न्योछावर किया, उन शहीदों को, उनको जन्म देने वाली वीर माताओं को भी मैं नमन करता हूं। कारगिल सहित जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का अभिनंदन, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को निभाया। साथियों, 20 वर्ष पहले कारगिल की चोटियों पर जो विजय गाथा लिखी गई, वो हमारी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।
कारगिल की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री के एक एक शब्द जब गूंजे तो दुनिया ने सुनी हिंदुस्तान की वो विजय गाथा, जिसे आज याद करके भी पाकिस्तान कांप जाता है और कांप जाता है चीन भी। कहीं 16,000 फीट ऊंची चोटी से गोले बरस रहे थे, कहीं हिमालय की पहाड़ी पर गोलियां दागी जा रही थी। एक साथ मल्टीपल मोर्चे पर आसमानी चोटियों पर खतरा सिर उठा चुका था, लेकिन देश के इन सर्वोच्च बलिदानियों ने हर सिर को कुचल दिया। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बनके, मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कारगिल में विजय भारत के वीर बेटे बेटियों के अदम्य साहस की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के संकल्पों की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के सामर्थ्य और संयम की जीत थी। कारगिल में विजय भारत की मर्यादा और अनुशासन की जीत थी। कारगिल में विजय प्रत्येक देशवासी की उम्मीदों और कर्तव्य परायणता की जीत थी। साथियों, युद्ध सरकारें नहीं लड़ती, युद्ध पूरा देश लड़ता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश के लिए जो जीने और मरने की परवाह नहीं करते, वो अजर अमर होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब कारगिल में विजय भारत के वीर बेटे बेटियों के अदम्य साहस, सामर्थ्य और संयम को सलाम किया, तो वहां हर वो मां मौजूद थी जिनके सपूत कारगिल में एक अद्भुत और अकल्पनीय जीत की कहानी लिखकर शहीद हो चुके थे। हर वो पिता थे जिनके लाल ने जंग के मैदान में कमाल कर दिया था। राजपूताना राइफल्स के शहीद लांस नायक बच्चन सिंह की पत्नी की आंखों में आंसू थे, जो टोलोलिंग की पहाड़ियों पर देश की आन और बान के लिए शान से लड़े। स्वर्गीय लांस नायक बच्चन सिंह, दूसरी बटालियन राजपूताना राइफल्स, जिन्होंने कारगिल युद्ध में तोलोलिंग की चोटियों पर विजय हासिल करते समय अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश बाला और बेटा लेफ्टिनेंट हितेश, जिन्होंने अपने पिता की बटालियन में ही कमीशन प्राप्त करते हुए अपने माता पिता के सपनों को साकार किया। कपकपाते हाथों, थरथराते होठों से आंखों में आंसुओं का समंदर और दिल में यादों का तूफान समेटे एक परिवार अपने लाडले को गर्व से विदा करता है, क्योंकि वो जानता है कि मां भारती का सच्चा सपूत अपने परिवार के साथ किए वादे को तो तोड़ सकता है, लेकिन अपनी मां भारती के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ किए वादे को कभी नहीं तोड़ सकता। हमारे सामने एक ऐसी प्रेरणादायक गाथा है जिसमें पिता का बलिदान है, पुत्र का स्वाभिमान है, एक मां का त्याग एवं राष्ट्र प्रेम है। भारतीय संस्कृति में मां की महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है, हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है। मां की बस यही परिभाषा है।
इन जैसी माओं को, उन सब परिवारों को हम सबका शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। परमवीर चक्र पाने वाले हिमाचल प्रदेश के सपूत और जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता थे। वो विक्रम बत्रा जिनके कोड नेम शेरशाह की वजह से उन्हें करगिल का शेर कहा जाता है। सैनिक आज के साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं। हमारी आने वाली कल सुरक्षित रहे, उसलिए वो अपनी आज स्वाहा कर देता है। सैनिक जिंदगी और मौत में भेद नहीं करते। उनके लिए तो कर्तव्य ही सब कुछ होता है। देश के पराक्रम से जुड़े इन जवानों का जीवन सरकारों के कार्यकाल से बंधे नहीं होते। शासक और प्रशासक कोई भी हो सकता है, परंतु पराक्रमी और उनके पराक्रम पर हर हिंदुस्तानी का हक होता है। करगिल पाकिस्तान के छल और धोखे का सबसे बड़ा सबूत है। उसने करगिल में जो किया था उस पर यकीन करना मुश्किल था। करगिल युद्ध से करीब 3 महीने पहले की तो बात थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती की बस में सवार होकर लाहौर पहुंचे थे। लेकिन पाकिस्तान ने अटल के भरोसे को करगिल में लहूलुहान कर दिया। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। हिंदुस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया और करगिल से पाकिस्तान के कदम उखाड़ कर फेंक दिए। भाई और बहनों, पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर को लेकर छल करता रहा। 1948 में, 65 में, 71 में उसने यही किया। लेकिन 1999 में उसका छल पहले की तरह फिर एक बार छल की छलनी कर दी गई। उसके छल को हमने छलने नहीं दिया। उस समय अटल जी ने कहा था, हमारे पड़ोसी को लगता था कि कारगिल को लेकर भारत प्रतिरोध करेगा, विरोध प्रकट करेगा और तनाव से दुनिया डर जाएगी। हस्तक्षेप करने के लिए, पंचायत करने के लिए कुछ लोग कूद पड़ेंगे और एक नई रेखा खींचने में वो सफल होंगे। लेकिन हम जवाब देंगे, प्रभावशाली जवाब देंगे, इसकी उम्मीद उनको नहीं थी। साथियों, रोने गिड़गिड़ाने के बजाय प्रभावी जवाब देने का यही रणनीतिक बदलाव
दुश्मन पर भारी पड़ गया। जिस करगिल युद्ध में जाबाज सेना के अदम्य साहस की कहानियां लोग सुन रहे हैं, उस करगिल युद्ध को नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी आंखों से देखा था। 21 साल पहले जब करगिल में सरहद पर तोप के गोलों की गूंज थी, गोलियों की बौछार थी, बमों के धमाकों की गूंज करगिल की घाटी को दहला रही थी। जिस मुश्किल वक्त में पूरा हिंदुस्तान फौज के साथ खड़ा था, उन हिंदुस्तानियों में एक शख्स ऐसा भी था जिसने दुश्मन के गिरते बमों और दंदनाती गोलियों के बीच करगिल जाने और जवानों का हौसला बढ़ाने का फैसला किया। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी थे। 2014 में मुझे शपथ लेने के कुछ ही महीने के बाद कारगिल जाने का अवसर मिला था। वैसे मैं 20 साल पहले कारगिल तब भी गया था जब युद्ध अपनी चरम पर था। दुश्मन ऊंची चोटियों पर बैठ करके अपने खेल खेल रहा था। मौत सामने थी, फिर भी हर हमारा जवान तिरंगा लेकर सबसे पहले घाटी पर पहुंचना चाहता था। एक साधारण नागरिक के नाते मैंने मोर्चे पर जुटे अपने सैनिकों के शौर्य को उस मिट्टी पे जाकर के नमन किया था। कारगिल विजय का स्थल मेरे लिए तीर्थ स्थल की अनुभूति करा रहा था। साथियों, युद्ध भूमि में तो जो माहौल था वो था। पूरा देश अपने सैनिकों के साथ खड़ा हो गया था। नौजवान रक्तदान के लिए कतारों में खड़े हो गए थे। बच्चों ने अपने गुल्लक वीर जवानों के लिए खोल दिए थे, तोड़ दिए थे। इसी दौर में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देशवासियों को एक भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा था कि जिस देश के लिए जान देते हैं, हम उनकी जीवन भर देखभाल भी न कर सके तो मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के अधिकारी नहीं समझे जाएंगे। मुझे संतोष है कि अटल जी के उस भरोसे को आप सभी के आशीर्वाद से हम मजबूत करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान ने कभी जंग शुरू नहीं की, क्योंकि भारत का यकीन हमेशा गोली से पहले बोली पर रहा है। लेकिन करगिल में दुश्मन देश यह भूल गया था कि ये वो भारत भी है जो एक गोली का जवाब 10-10 गोलों से देता है। आज भी दुनिया के हर कोने में हिंदुस्तानी जाबाजों की जाबाजी की कहानी दर्ज है। इससे पहले अटल जी की सरकार ने पड़ोसी के साथ जो शांति की पहल की थी, उसके कारण ही दुनिया का नजरिया बदलने लगा था। वो देश भी हमारे पक्ष को समझने लगे थे जो पहले हमारे पड़ोसी की हरकतों पर
आंख मूंदे हुए थे। भाइयों और बहनों, भारत का इतिहास गवाह है कि भारत कभी आक्रांता नहीं रहा। मानवता के हित में शांतिपूर्ण आचरण, यह हमारे संस्कारों में है। हमारा देश इसी नीति पर चला है। भारत में हमारी सेना की छवि देश की रक्षा की है, तो सारे विश्व में मानवता और शांति के रक्षक की भी है। जब मैं इजराइल जाता हूं तो वहां के नेता मुझे वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें भारत के सिपाहियों ने हाइफा को मुक्त कराया। जब मैं फ्रांस जाता हूं तो वहां का स्मारक विश्व युद्ध के समय भारतीयों के बलिदान की गाथा गाता है। विश्व युद्ध में पूरी मानवता के लिए 1 लाख से ज्यादा भारतीय जवानों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता, और विश्व ये भी नहीं भूल सकता कि संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग मिशन में सर्वोच्च बलिदान देने वालों की सबसे बड़ी संख्या भारतीय सैनिकों की ही है। प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त देश को करगिल के कर्मयोद्धाओं की शौर्य गाथा सुना रहे थे, उस वक्त मंच पर करगिल युद्ध के समय सेना अध्यक्ष रहे जनरल वीपी मलिक भी मौजूद थे, और मौजूद थे पूर्व एयर चीफ मार्शल और करगिल युद्ध में गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन के लीडर बीएस धनोआ भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे, मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी, और नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह। प्रधानमंत्री की जुबानी बलिदानियों की कहानी सुनकर हर आंख नम होने लगी थी। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के हर नागरिक और अपने शूरवीरों के साझा प्रयासों से देश की सुरक्षा अभेद्य है, अभेद्य रहेगी। जब देश सुरक्षित होगा तभी विकास की नई ऊंचाइयों को छू पाएगा। लेकिन राष्ट्र निर्माण के पथ पर हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा। भाइयों और बहनों, 1947 में क्या सिर्फ एक भाषा विशेष बोलने वाले आजाद हुए थे, या सिर्फ एक पंथ के लोग आजाद हुए थे? क्या सिर्फ एक जाति के लोग आजाद हुए थे? जी नहीं, पूरा भारत आजाद हुआ था। जब हमने अपना संविधान लिखा था तो क्या सिर्फ एक भाषा, पंथ या जाति के लोगों के लिए लिखा था? जी नहीं, पूरे भारत के लिए लिखा था। और जब 20 साल पहले हमारे 500 से अधिक वीर सेनानियों ने कारगिल की बर्फी पहाड़ियों में कुर्बानियां दी थी, तो किसके लिए दी थी? वीर चक्र पाने वाले तमिलनाडु के रहने वाले बिहार रेजिमेंट के मेजर सरवणन, हीरो ऑफ बटालिक ने किस लिए के लिए वीर गति पाई थी? वीर चक्र पाने वाले दिल्ली के रहने वाले राजपुताना राइफल्स के कैप्टन हनीफुद्दीन ने किसके लिए कुर्बानी दी थी? और परम वीर चक्र पाने वाले हिमाचल प्रदेश के सपूत जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब कहा था ये दिल मांगे मोर, तो उनका दिल किसके लिए मांग रहा था?
अपने लिए नहीं, किसी एक भाषा, धर्म या जाति के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए, मां भारती के लिए। आइए हम सब मिलकर ठान लें कि ये बलिदान, ये कुर्बानियां हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। हम उनसे प्रेरणा लेंगे और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम भी अपनी जिंदगी खपाते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह समझते हैं कि पाकिस्तान ने 1947, 1965, 1971 के बाद 1999 में कारगिल में जो किया वो वैसे ही नियत अब भी रखता है। तो दूसरे मोर्चे पर चुनौती चालबाज चीन की है। इसलिए अब मौका है जंगी सामान को हाईटेक करने का। तभी कारगिल के मैदान में गरजने वाली तोपों की जगह एडवांस टैंक और लड़ाकू विमान ले चुके हैं। अब युद्ध होगा तो ऐसे हाईटेक हथियारों के साथ होगा कि दुश्मन पानी मांगेगा। आज की लड़ाइयां अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं और साइबर वर्ल्ड में भी लड़ी जाती है और इसलिए सेना को आधुनिक बनाना हमारी आवश्यकता है, हमारी प्राथमिकता भी है। आधुनिकता हमारी सेना की पहचान बननी चाहिए। जल हो, थल हो, नभ हो, हमारी सेना अपने अपने क्षेत्र में उच्चतम शिखर को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखे और आधुनिक बने, ये हमारा प्रयास है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ना किसी के दबाव में काम होगा, न प्रभाव में और न ही किसी अभाव में। चाहे अरिहंत के जरिए परमाणु त्रिकोण की स्थापना हो या फिर ए-सैट परीक्षण, भविष्य की रक्षा जरूरतों, अपने संसाधनों की सुरक्षा के लिए दबावों की परवाह किए बिना हमने कदम उठाए हैं और उठाते रहेंगे। गहरे समंदर से लेकर असीम अंतरिक्ष तक जहां जहां भी भारत के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता होगी, भारत अपने सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करेगा। इसी सोच के साथ देश में सेना के आधुनिकीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। आधुनिक राइफलों से लेकर टैंक, तोप और लड़ाकू विमान तक हम भारत में तेजी से बना रहे हैं। डिफेंस में मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की अधिक भागीदारी और विदेशी निवेश के लिए भी हमने प्रयास तेज किए हैं। जरूरत के मुताबिक आधुनिक अस्त्र शस्त्र भी मंगवाए जा रहे हैं। आने वाले समय में हमारी सेना को दुनिया का आधुनिकतम साजो सामान मिलने वाला है। दुनिया को पता है कि जिस पाकिस्तान ने करगिल में भारत के पेट में छुरा घोंपा, वो पाकिस्तान आज आतंकियों की सबसे बड़ी जन्नत है, जिनके बलबूते पर आज भी पाकिस्तान सरहद पर अपनी नापाक चालें चलता रहता है। इसलिए अब वक्त है उस जगह पर चोट करने का, पाकिस्तान को जहां दर्द सबसे ज्यादा होगा। प्राकृतिक आपदाओं में सेना के समर्पण और सेवा की भावना, संवेदनशील भूमिका और जन जन तक पहुंचने की क्षमता ने साल दर साल हर भारतीय का दिल छुआ है। साथियों, हमारे शूरवीर
हमारी पराक्रमी सेना परंपरागत युद्ध में पारंगत है, लेकिन आज पूरा विश्व जिस स्थिति से गुजर रहा है उसमें युद्ध का स्वरूप बदल गया है। आज विश्व, आज मानव जात छद्म युद्ध का शिकार है, जिसमें आतंकवाद पूरी मानवता को एक बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है। अपनी अपनी साजिशों में युद्ध में पराजित कुछ लोग छद्म युद्ध के सहारे अपना राजनीतिक मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज समय की मांग है कि मानवता में विश्वास रखने वाली सभी शक्तियां सशस्त्र बलों के साथ समर्थन में खड़ी हो, तभी आतंकवाद का प्रभावी तौर पर मुकाबला किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने करगिल को बेहद करीब से देखा है और करीब से देखी है वो शहादत जिसने 1999 में हिंदुस्तान के ललाट पर जीत का तिलक लगाया था। उन शहीदों की कुर्बानी देश को हमेशा याद थी, हमेशा याद है और हमेशा याद रहेगी। आज इस करगिल के विजय पर्व पर उन वीरों से प्रेरणा लेते हुए, उन वीर माताओं से प्रेरणा लेते हुए देश के लिए अपने कर्तव्यों को हम अपने आप को समर्पित करें, इसी एक भाव के साथ उन वीरों को नमन करते हुए आप सब मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज देश करगिल विजय के 21 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, शहादत को याद कर रहा है। यकीनन कोरोना के वक्त में जलसा वैसा नहीं है, लेकिन नाज उतना ही है, सीना आज भी गर्व से उतना ही चौड़ा है। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां, जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन, बान और शान को रोशन कर दिया।